नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे एजुकेशनल चैनल में जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। आज मैं आपको भारत में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताने जा रही हूँ। भारत में पंचायती राज प्राचीन काल से ही मौजूद है। इस व्यवस्था ने भारतीय गांवों की स्वायत्तता तथा सत्ता के विकेंद्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऋग्वैदिक काल से लेकर मुगल काल एवं ब्रिटिश काल में भी यह व्यवस्था जारी रही। ब्रिटिश काल में वायसराय रिपन ने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वायत्त शासन स्थापना का प्रयास किया। 1907 में गठित शाही आयोग ने स्थानीय संस्थाओं के विकास पर बल दिया। फलतः 1920 में कई प्रांतों में पंचायती राज की स्थापना संबंधी कानून पारित किए गए। स्वतंत्र भारत में पंचायती राज का विकास। स्वतंत्रता संघर्ष के अनेक नेताओं ने प्राचीन भारत की इस अनुपम खूबियों को पहचाना तथा वास्तविक लोकतंत्र को लागू करने के लिए पंचायती राज की स्थापना पर विशेष बल दिया। इन नेताओं में सर्वाधिक उल्लेखनीय गांधी जी हैं। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 40 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों में पंचायती राज की स्थापना के उद्देश्य को शामिल किया तथा 7वीं अनुसूची में ग्राम पंचायतों को शामिल कर इस संबंध में कानून बनाने की अधिकार राज्यों को दिया। स्वतंत्र भारत की पहली सरकार के अंतर्गत पंचायती राज तथा सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना की गई तथा S.K. डे को इस विभाग का मंत्री बनाया गया। 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पुनः 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा शुरू की गई, जिसका उद्देश्य सामान्य जनता को विकास प्रणाली से अधिकाधिक जोड़ना था। 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में ग्रामोद्धार समिति की स्थापना कर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने हेतु अनुशंसाएं मांगी गई। समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की। ग्राम या नगर पंचायत, तहसील पंचायत तथा जिला पंचायत। समिति की प्रमुख अनुशंसा यह थी कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की इस व्यवस्था की मूल इकाई प्रखंड या समिति के स्तर पर होनी चाहिए। मेहता समिति की सिफारिश के आधार पर राजस्थान सरकार ने 2 सितंबर 1959 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया तथा 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिला राजस्थान से आधुनिक पंचायती राज की शुरुआत हुई। बलवंत राय मेहता समिति द्वारा संस्तुत पंचायती राज की कमियों को दूर करने के लिए 1977 में अशोक मेहता समिति का गठन किया गया, जिसने 1978 में अपनी सिफारिश प्रस्तुत किया। इस समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश की। इसने ग्राम पंचायत स्तर को भंग कर जिला पंचायत तथा मंडल पंचायत के गठन का सिफारिश किया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का प्रथम स्तर जिला को बनाने का सुझाव दिया, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। आगे राव समिति, लक्ष्मीकांत सिंघवी समिति, तुंगन समिति आदि का गठन पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में सिफारिश देने हेतु किया गया। इन सब के आलोक में पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता दिलाने हेतु 73वां संविधान संशोधन किया गया, जो 1992 में पारित हुआ एवं 1993 में लागू हुआ। इसके द्वारा संविधान के भाग 9 में कुल 16 अनुच्छेद 243 से 243 तक तथा 11वीं अनुसूची को जोड़कर उसमें 29 विषय समाहित किए गए। 73वें संविधान संशोधन के प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं। संरचना त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था का ग्राम पंचायत, मध्यवर्ती पंचायत या पंचायत समिति या तालुका समिति तथा जिला या जनपद पंचायत। जिन राज्यों की आबादी 20 लाख से कम होगी, वहां केवल जिला स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय पंचायतों का ही गठन होगा। पंचायती व्यवस्था में निम्नतम स्तर पर ग्राम सभा होगी, जिसमें एक या एक से अधिक गांव शामिल होंगे। ग्राम सभा के संबंध में राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा। सभी स्तर के पंचायतों के सभी सदस्यों का चुनाव वयस्क मतदाताओं द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष होगा। पंचायती चुनाव का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग का होगा।
राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकेगा। पंचायत के सभी स्तरों पर स्त्रियों को न्यूनतम 30% तथा अनुसूचित जाति जनजाति को उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जाएगा। राज्य विधानमंडल पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। राज्य विधानमंडल कानून बनाकर मध्यवर्ती तथा जिला पंचायतों में सांसद या विधायक को पदेन सदस्य बना सकता है। कार्यकाल सभी स्तर की पंचायतों का सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष होगा, लेकिन इनका विघटन समय पूर्व भी किया जा सकेगा। विघटन की दशा में 6 माह के भीतर चुनाव कराने होंगे। सदस्यता के लिए अर्हता राज्य विधानमंडल के निर्वाचन की अर्हता रखने वाला पंचायत का सदस्य होने के लिए अर्ह होगा। 21 वर्ष की आयु का व्यक्ति भी सदस्य बनने के लिए अर्ह होगा। राज्य वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्यपाल द्वारा गठन। यह आयोग पंचायतों के वित्तीय साधनों, सहायता राशि, विभिन्न शुल्कों आदि पर अपनी रिपोर्ट देता है। न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन। अनुच्छेद 329 में यह कहा गया है कि निर्वाचन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने पर न्यायालय उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार न्यायालयों को इस बात की आधिकारिकता नहीं होगी कि वे अनुच्छेद 243 के अधीन निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या स्थानों के आवंटन से संबंधित किसी विधि की वैधानिकता की परीक्षा करें। पंचायत का निर्वाचन अर्जी पर ही प्रश्नगत किया जा सकेगा, जो ऐसे प्राधिकारी को और ऐसी रीति से प्रस्तुत की जाएगी जो राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किया जाए। कार्य पंचायतों को किन विषयों पर आधिकारिकता होगी, इसकी सूची संविधान की 11वीं अनुसूची में दी गई है। ये विषय हैं कृषि एवं कृषि विस्तार, भूमि सुधार एवं मृदा संरक्षण, लघु सिंचाई एवं जल प्रबंधन, पशुपालन, मत्स्य उद्योग, सामाजिक वानिकी और वनोद्योग, खादी ग्राम एवं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, ग्रामीण आवास, पेयजल, ईंधन व चारा, सड़कें, पुलिया, नौका घाट आदि, ग्रामीण विद्युतीकरण, गैर परंपरागत ऊर्जा, शिक्षा, प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा, सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार एवं मेले, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, लोक वितरण प्रणाली, कमजोर वर्गों का कल्याण आदि। इस तरह 11वीं अनुसूची के अंतर्गत पंचायतों को कुल 29 विषय सौंपे गए हैं। भारत में पंचायती राज के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। भारत गांवों का देश है और भारत की उन्नति तभी हो सकती है जब गांवों की उन्नति हो। गांवों के समग्र विकास के लिए ग्रामीण शासन व्यवस्था आवश्यक है। शासन को निचले स्तर तक लोकतांत्रिक बनाने एवं लोकतंत्र के आधार को व्यापक बनाना, जिसके अंतर्गत केंद्र एवं राज्यों से जिलों एवं प्रखंडों के जरिए सत्ता का हस्तांतरण करना है। स्थानीय समस्याओं, जरूरतों, अपेक्षाओं, असंतोष आदि के संदर्भ में स्थानीय लोगों को वस्तु स्थिति की सही जानकारी होती है, अतः स्थानीय शासन में लोगों को भागीदार बनाना। राजनीतिक समझ, जागरूकता एवं देश के भावी नेतृत्व के प्रशिक्षण प्रदान करना। समाज के कमजोर वर्गों, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों के सशक्तिकरण। ग्रामीण लोगों में सामुदायिकता और आत्मनिर्भरता की भावना विकसित करना। कमजोरियाँ। अधिकतर राज्यों में पंचायतों को पर्याप्त शक्ति प्राप्त नहीं है। पंचायतों के पास प्रायः संसाधनों की कमी रहती है। अधिकतर राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को प्रशासनिक तंत्र पर कोई नियंत्रण नहीं दिया गया है, जिससे कार्यवाही में कठिनाई होती है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि खामियों के बावजूद यह व्यवस्था काफ़ी उपयोगी है। आवश्यकता की है कि इसे आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से और अधिक सक्षम किया जाए, तभी यह सामाजिक आर्थिक विकास में सक्रिय और महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेगी। इससे एक ऐसी सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था विकसित होगी जिसमें सभी वर्गों के हित सुरक्षित होंगे और सभी की उन्नति होगी। आज के इस वीडियो में इतना ही।
ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षा उपयोगी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक कीजिए। धन्यवाद।